अब हम जो कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको समझेंगे। और तो आइए देखते हैं। फर्स्ट है एन इनकॉर्पोरेटेड इंस्टीट्यूशन और बॉडी कॉर्पोरेट। एन इनकॉर्पोरेटेड इंस्टीट्यूशंस और बॉडी। ठीक है ना। कंपनी क्या है? कंपनी एन इनकॉर्पोरेटेड इंस्टीट्यूशन और इनकॉर्पोरेटेड बॉडी, यानी कंपनी एक प्रकार से इन समावेलित संस्थान है। इनकॉर्पोरेटेड बॉडी या इंस्टीट्यूट हम इसलिए कह रहे हैं कि देखिए दो प्रकार के इंस्टीट्यूट होते हैं। एक स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूट होते हैं, वैधानिक संस्थाएं, और दूसरा है समावेलित संस्थाएं। दोनों में अंतर क्या होता है? समावेलित संस्थाएं जिसे हम कंपनी के नाम से जानते हैं, वैधानिक संस्थाएं जो कंपनी से अलग होते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ये इनकॉर्पोरेटेड इंस्टीट्यूट कौन से होते हैं। ऐसे इंस्टीट्यूट या बॉडी कॉर्पोरेट या संस्थाएं जिनका रजिस्ट्रेशन या समामेलन कंपनी अधिनियम यानी कंपनी लॉ के तहत हुआ है, उसे हम कंपनी के नाम से जानते हैं या इनकॉर्पोरेटेड बॉडी या इंस्टीट्यूशन के नाम से जानते हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशन कुछ इंस्टीट्यूशन ऐसे होते हैं जिनके लिए किसी देश के पार्लियामेंट में स्पेशल एक्ट या स्पेशल लॉ बनाया जाता है उनके फॉर्मेशन के लिए, तो उसे हम स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूट के नाम से जानते हैं। जैसे आरबीआई का जो फॉर्मेशन है, इस्टेब्लिशमेंट है, वो आरबीआई एक्ट के तहत किया गया है, इसलिए हम आरबीआई को एक स्टैट्यूटरी बॉडी या स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूट, ठीक है ना, वैधानिक संस्था के रूप में जानते हैं। ठीक है ना। उसी प्रकार से एलआईसी भी का भी जो इस्टेब्लिशमेंट है, एलआईसी की स्थापना है, वो एलआईसी एक्ट, ठीक है, के तहत उसकी स्थापना की गई है। तो एलआईसी भी एक क्या है? स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूट है, स्टैट्यूटरी जो कॉरपोरेशन है, वैधानिक संस्थाएं। ठीक है ना। तो वैधानिक संस्थाएं और समावेलित संस्थाएं, इनकॉर्पोरेटेड इंस्टीट्यूशन और स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशन, दोनों में एक बात का अंतर है कि इनकॉर्पोरेटेड हम उसे कहते हैं जिसका रजिस्ट्रेशन कंपनीज एक्ट के अंडर में हुआ है, और स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूट हम उसे कहते हैं जिसके स्टेब्लिशमेंट के लिए देश की पार्लियामेंट या किसी स्टेट जो है असेंबली के द्वारा कोई स्पेशल लॉ फॉर्म किया गया है या कोई स्पेशल एक्ट है वो पारित किया गया है, उस एक्ट या लॉ के तहत यदि उसकी स्थापना की गई है तो उसे हम स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूट के नाम से यानी वैधानिक संस्था के नाम से जानेंगे। ठीक है। तो जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है कंपनी का वो क्या है? एन इनकॉर्पोरेटेड इंस्टीट्यूशन और बॉडी, यानी कंपनी है वो केवल कंपनी का निर्माण उसके इनकॉर्पोरेशन के आधार पर ही होता है। यदि किसी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी फर्म का इनकॉर्पोरेशन नहीं हुआ है, उसका समामेलन, रजिस्ट्रेशन, पंजीयन नहीं हुआ है कंपनी एक्ट के तहत, तो उसे हम कंपनी के नाम से नहीं जानेंगे। नेक्स्ट है इनकॉर्पोरेट by a person or persons। कंपनी है उसका इनकॉर्पोरेशन है यानी समामेलन, उसका रजिस्ट्रेशन एक पर्सन के द्वारा किया जा सकता है यदि वह वन पर्सन कंपनी है। ठीक है ना। एकल व्यक्ति कंपनी ओपीसी है। ठीक है ना। वन पर्सन कंपनी में क्या होता है कि एक ही सदस्य होता है, और यदि कोई प्राइवेट कंपनी है या पब्लिक कंपनी है तो उसमें
दो या फिर प्राइवेट में 2 और पब्लिक में न्यूनतम कितने होने चाहिए 7 जो मेंबर मिलकर कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए बात हो रही है इनकॉर्पोरेटेड बाय ए पर्सन और पर्सन, यानी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन एक व्यक्ति या एक से अधिक व्यक्ति के द्वारा होना चाहिए। यहाँ पर पर्सन का मतलब क्या है? पर्सन का मतलब यदि एक व्यक्ति कंपनी है ओपीसी तो उसमें क्या है नेचुरल पर्सन के द्वारा उसका रजिस्ट्रेशन या इनकॉर्पोरेशन करवाना जरूरी है। यदि प्राइवेट कंपनी है जिसके मेंबर 2 या 2 से अधिक है या कोई पब्लिक कंपनी है तो इस प्रकार की कंपनियों का इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन है वो नेचुरल एंड जो आर्टिफिशियल पर्सन है वो मिलकर भी कर सकते हैं या केवल नेचुरल पर्सन्स के द्वारा भी इस प्रकार की कंपनियों का समावेलन या इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है। ठीक है ना। यहाँ पर एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं, जैसे कोई XYZ कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाना है तो उसमें देखिए यदि वो XYZ एक प्राइवेट कंपनी के तौर पर हम उसको रजिस्टर करवा रहे हैं तो उसके लिए न्यूनतम 2 लोग होने चाहिए, 2 पर्सन्स होने चाहिए रजिस्ट्रेशन के लिए। 2 पर्सन्स में 2 पर्सन्स नेचुरल हो सकते हैं, राम और श्याम दोनों मिलकर उसका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, या राम किसी दूसरी कंपनी के साथ मिलकर भी उसका रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। दूसरी कंपनी का मतलब क्या है? जिस कंपनी को हम यहाँ पर इनकॉर्पोरेशन मिलकर करवा रहे हैं तो यहाँ पर देखिए जो कंपनी है वो एक प्रकार से आर्टिफिशियल पर्सन है। ठीक है ना। तो आर्टिफिशियल पर्सन और नेचुरल पर्सन दोनों मिलकर भी कंपनी का निर्माण कर सकते हैं। यहाँ पर आप एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे पहले SBBJ जो बैंक था, ठीक है ना, वो बैंक क्या है उसका रजिस्ट्रेशन है वो SBI के द्वारा जो करवाया गया। ठीक है ना। तो यहाँ पर SBI क्या है एक प्रकार से आर्टिफिशियल पर्सन है। ठीक है। तो कंपनी का इनकॉर्पोरेशन नेचुरल पर्सन या आर्टिफिशियल पर्सन किसी के द्वारा किया जा सकता है, परंतु 1 पर्सन कंपनी के केस में केवल नेचुरल पर्सन के द्वारा ही कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है सब्सक्राइबर और सब्सक्राइबर्स। अब देखिए सब्सक्राइबर या सब्सक्राइबर्स हम किसे कहते हैं? जो लोग कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं उन्हें हम सब्सक्राइबर के नाम से जानते हैं। देखिए यदि 1 पर्सन कंपनी है तो उसमें केवल एक व्यक्ति कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, तो एक व्यक्ति को हम सब्सक्राइबर या अभिदाता के नाम से जानते हैं। और यदि कोई प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा जो पर्सन है कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तो फिर वो सभी क्या कहलाएंगे? कंपनी के सब्सक्राइबर्स। ठीक है। नेक्स्ट है मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स अब देखिए जो कंपनियां हैं वो हमने एक प्रकार से 3 कैटेगरी में बांटी है कंपनियों को मेंबरशिप के आधार पर। सबसे पहले हम बात करते हैं ओपीसी 1 पर्सन कंपनी, फिर उसके बाद प्राइवेट कंपनी, ठीक है, फिर उसके बाद पब्लिक कंपनी। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मिनिमम। ठीक है, मिनिमम कितने मेंबर होने चाहिए, उसके बाद हम बात करेंगे मैक्सिमम कितने मेंबर होने चाहिए। तो ओपीसी जो कंपनी है 1 पर्सन कंपनी जिसे हम एकल व्यक्ति कंपनी के नाम से भी जानते हैं, तो उसमें देखिए मिनिमम भी एक
मेंबर होते हैं और मैक्सिमम भी कितना है, एक, यानी कम से कम एक और अधिकतम भी एक ओपीसी में। प्राइवेट कंपनी की हम बात करते हैं तो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम कितने होते हैं, टू मेंबर होने चाहिए प्राइवेट कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 200, यानी 200 मेंबर हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं पब्लिक कंपनी की। पब्लिक कंपनी में मिनिमम हो सकते हैं 7, ठीक है, और मैक्सिमम क्या है, एक प्रकार से अनलिमिटेड। तो जो तीनों प्रकार की कंपनी है उनमें मेंबरशिप के बारे में क्या नियम है कि ओपीसी में मिनिमम 1 होगा, प्राइवेट में मिनिमम 2 होंगे और पब्लिक में मिनिमम 7 होंगे। वैसे ही मैक्सिमम की जब हम बात करें तो ओपीसी में मैक्सिमम 1 मेंबर, प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम 200 मेंबर्स और पब्लिक में अनलिमिटेड मेंबर्स हो सकते हैं। तो ये मेंबरशिप से रिलेटेड जो प्रोविजन है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिफिशियल पर्सन। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है आर्टिफिशियल पर्सन। अब देखिए जो प्रोफेसर मार्शल है उन्होंने कंपनी के बारे में डिफाइन किया है कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल मतलब क्या है, एक कृत्रिम व्यक्ति है। कृत्रिम व्यक्ति का मतलब जिस प्रकार से एक नेचुरल पर्सन का अपना एक पूरा बॉडी जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना, पूरा हमारा एक प्रकार से अपीयरेंस है, जैसा हम दिखते हैं, ठीक है ना, परंतु जो कंपनी है उसका कोई कंपनी क्या इनविजिबल है, ठीक है, आप उसको देख से नहीं सकते और इनटेंजिबल है, ठीक है, आप उसको टच भी नहीं कर सकते, छू नहीं सकते। कंपनी के अपने हेड्स नहीं है, कंपनी का अपना हेड नहीं है, मन नहीं है, उसके अंदर कोई भी एक प्रकार सोल आत्मा नहीं है, ठीक है ना। तो कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन, यानी कंपनी का जो निर्माण है वो कंपनी लॉ के तहत होता है, कंपनी कानून के तहत उसका जो है बर्थ होता है और कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग ही कंपनी का जो एक प्रकार से डिसोल्यूशन है या उसकी डेथ है वो डिसाइड होती है, ठीक है ना। तो कंपनी इसीलिए एक आर्टिफिशियल पर्सन है। बट ध्यान रखना है कंपनी फिक्टिटियस पर्सन नहीं है, नाम मात्र के कोई भी व्यक्ति नहीं है। कंपनी एक रियल पर्सन है। जिस प्रकार हम अपने नाम से प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं, उसको होल्ड कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, उसी प्रकार जो कंपनी है अपने नाम से प्रॉपर्टी जो होल्ड कर सकती है, सेल कर सकती है, ठीक है ना, या उसको बाय कर सकती है। तो इस प्रकार के जो राइट्स हैं वो कंपनी के पास भी होते हैं। तो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन भी है। उसके बाद जो नेक्स्ट है सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी कंपनी का जो अपने मेंबर्स है उनसे एक प्रकार से सेपरेट एग्जिस्टेंस है, यानी पृथक अस्तित्व है, ठीक है। पृथक अस्तित्व का मतलब क्या है कि कंपनी और कंपनी के सदस्य दोनों एक ही नहीं होते, वो दोनों अलग अलग हैं। कंपनी की प्रॉपर्टी, कंपनी की एसेट्स कंपनी की होती है, वो मेंबर की नहीं हो सकती। मेंबर की एसेट्स मेंबर की ही होती है, पर्सनल एसेट्स होती है वो कंपनी की नहीं हो सकती। तो एक प्रकार से कंपनी और उसके मेंबर है दोनों का एग्जिस्टेंस है वो अलग अलग है, सेपरेट है। और इसके लिए एक बहुत ही फेमस जो रिनाउंड केस है, लीडिंग केस, जिसे हम सोलोमन एंड सोलोमन कंपनी के नाम से जानते हैं। इस केस के बारे में हम
किसी सेपरेट वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर आपको इतना समझना जरूरी है कि कंपनी और उसके जो मेंबर्स होते हैं वो दोनों अलग अलग हैं, दोनों एक नहीं है। उसके बाद जो नेक्स्ट है परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन, अब देखिए परपेचुअल सक्सेशन यानी अविच्छिन्न उत्तराधिकार। क्या मतलब होता है परपेचुअल सक्सेशन का कि यदि कंपनी के मेंबर चाहे छोड़ के चले जाए कंपनी को, या वो सभी इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाए, दिवालिया घोषित कर दिए जाए, या उनकी डेथ हो जाए, कंपनी का एग्जिस्टेंस हमेशा बरकरार रहता है। यानी कंपनी हमेशा ये तब तक अलाइव रहती है, तब तक जीवित रहती है जब तक कि कानून के द्वारा है उसका समापन नहीं कर दिया जाता, ठीक है ना। और इसी को हम कहते हैं परपेचुअल सक्सेशन, यानी कभी समाप्त न होने वाला एग्जिस्टेंस या अस्तित्व, ठीक है ना। तो कंपनी के पास क्या है, अविच्छिन्न उत्तराधिकार या परपेचुअल सक्सेशन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है 8 नंबर, उसको हम पढ़ेंगे। ये आप साथ साथ में नोट करते रहें वीडियो को पॉज करके। अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है कॉमन सील। देखिए कॉमन सील का मतलब क्या है, ये हम स्टैम्प की बात कर रहे हैं कि कंपनी जब किसी पार्टी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है, कोई प्रॉमिस करती है, कोई एग्रीमेंट करती है, तो उस समय उस स्टैम्प का या सील का जो यूज किया जाता है। अब कॉमन सील को एक वॉलंटरी बना दिया गया 2015 में कंपनीज एक्ट में जो अमेंडमेंट किया गया उसके अकॉर्डिंग। और अब कोई भी कंपनी चाहे तो अपना कॉमन सील या जो स्टैम्प है, जिस पर स्टैम्प एक मोहर जिस पर कंपनी का नाम है वो लिखा रहता है, और जिसका यूज कंपनी कोई भी व्यवहार करती है, ट्रांजैक्शन करती है, कोई एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट करती है किसी के साथ, तो उस समय किया जाता है। क्योंकि देखिए कंपनी के पास अपने खुद के हैंड नहीं है साइन करने के लिए, तो उसके लिए वो स्टैम्प का यूज किया जाता है। ये प्रमाणित करने के लिए जो ट्रांजैक्शन किया गया है वो कंपनी के बिहाफ पर किया गया है। तो यहाँ पर देखिए जो 2050 में ये कॉमन सील है उसको वॉलंटरी कर दिया, स्वैच्छिक बना दिया। कोई कंपनी चाहे तो कॉमन सील यानी स्टैम्प है उसको रख सकती है, या नहीं, अदरवाइज वो क्या है, यदि उनके पास कॉमन सील नहीं है तो फिर क्या होगा, कम से कम 2 डायरेक्टर्स के द्वारा उस ट्रांजैक्शंस पर साइन किए करने होंगे, या किसी यदि 2 डायरेक्टर्स नहीं है तो 1 डायरेक्टर और 1 कंपनी सेक्रेटरी के द्वारा उस एग्रीमेंट पर या उस कॉन्ट्रैक्ट पर या उस ट्रांजैक्शन पर जो है साइन करने होंगे, तभी वो वैलिड होगा। अदरवाइज क्या किया जा सकता है, किसी एक व्यक्ति को पावर ऑफ अटर्नी जो है उसको देकर और ऑथराइज किया जा सकता है साइन करने के लिए कंपनी द्वारा किए गए ट्रांजैक्शंस पर, ठीक है ना। जनरली क्या है, ऐसा ही किया जाता है, किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को पावर ऑफ अटर्नी यानी ये अधिकार दे दिया जाता है और कि कंपनी के ट्रांजैक्शन पर, कंपनी के एग्रीमेंट पर या कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से भी जो कॉमन सील है उसका यूज किया जा सकता है, और ये वर्तमान में वॉलंटरीली यूज किया जाता है। और उसके बाद जो नेक्स्ट है उस 9th नंबर कैरेक्टरिस्टिक्स लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड
लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या है कि जो मेंबर्स हैं उनका लायबिलिटी लिमिटेड है। लिमिटेड मतलब कि कंपनी उनसे केवल उतना अमाउंट है या उतने पैसे या राशि की डिमांड कर सकती है जितना कि किसी शेयर्स पर अनपेड है, अनपेड अमाउंट को है कंपनी डिमांड कर सकती है। यदि कंपनी के मेंबर्स ने कोई गारंटी दिया है तो इस प्रकार की गारंटी की जो अमाउंट है वो कंपनी अपने समापन के समय मांग सकती है। यानी गारंटी के अतिरिक्त या अनपेड अमाउंट है शेयर्स पर, उसके अलावा किसी भी प्रकार की राशि है कंपनी अपने शेयर होल्डर से डिमांड नहीं कर सकती यदि कंपनी का लायबिलिटी लिमिटेड है। ठीक है ना। देखिए दो प्रकार की कंपनीज हो सकती है, लिमिटेड और अनलिमिटेड लायबिलिटी। ठीक है ना। लिमिटेड लायबिलिटी के अंदर जो शेयर होल्डर्स का जो लायबिलिटी है वो अनपेड अमाउंट, जो शेयर्स पर अनपेड अमाउंट है वहां तक लिमिटेड होता है। अनलिमिटेड कंपनी के अंदर जो मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड होती है। उनसे कितनी भी राशि में जो है क्या या कितना भी अमाउंट है वो कंपनी के द्वारा डिमांड की जा सकती है कंपनी के लोन का रिपेमेंट करने के लिए। बट जनरली जो कंपनियां इस्टेब्लिश की जाती है वो उनकी लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड लायबिलिटी होती है और कंपनी केवल उनसे उतनी राशि की डिमांड कर सकती है जितना कि कंपनी के शेयर होल्डर पर उनके शेयर्स पर की अमाउंट है वो अनपेड है। उसके बाद नेक्स्ट है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल। अब देखिए पहले ऐसा नियम था कि यदि कोई प्राइवेट कंपनी के तौर पे आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, इनकॉर्पोरेशन करवाना है तो न्यूनतम 1 लाख रुपए आपके पास जो है शेयर कैपिटल होनी चाहिए। परंतु अब इस कम जो शेयर कैपिटल की रिक्वायरमेंट को समाप्त कर दिया है। आप कितनी ही अमाउंट से, कितनी भी राशि से अपनी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, चाहे आपकी कंपनी पब्लिक हो चाहे आपकी कंपनी प्राइवेट हो। बट याद रखना है कि ओपीसी 1 पर्सन कंपनी या एकल व्यक्ति कंपनी के अंदर जो शेयर कैपिटल है वो 50 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। नेक्स्ट है सेपरेट प्रॉपर्टी। अब देखिए जो कंपनी मैंने आपको बताया था कंपनी और उसके मेंबर है दोनों का एग्जिस्टेंस क्या है, सेपरेट एग्जिस्टेंस है, यानी दोनों का पृथक अस्तित्व। तो जो कंपनी की एसेट्स है वो कंपनी की ही एसेट्स होंगी, वो कंपनी के मेंबर्स की एसेट्स नहीं मानी जाएगी। ठीक है। तो इस प्रकार से कंपनी अपने नाम से सेपरेट जो है असेट्स है या प्रॉपर्टी है उसको बाय कर सकती है, होल्ड कर सकती है या सेल कर सकती है। नेक्स्ट है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। कंपनी जिस प्रकार से नेचुरल पर्सन है वो अन्य व्यक्ति के साथ, अन्य पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, उसी प्रकार से कंपनी भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है किसी भी व्यक्ति के साथ। और बट यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है कि कंपनी केवल जो विद इन द स्कोप ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन यानी जो पार्षद सीमा नियम है उसी के अंडर में रहकर कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। उससे बाहर जाकर यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट किया है कंपनी ने तो उसे हम अल्ट्रा वायरस के नाम से जानते हैं। तो इसलिए कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है बट विद इन द स्कोप ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन यानी पार्षद सीमा नियम। ठीक है। पार्षद सीमा नियम क्या है, पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम। ठीक है ना। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ये
ये कंपनी के 2 फंडामेंटल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है, और इन्हीं के आधार पर कंपनी का एक प्रकार से ऑपरेशन या संचालन किया जाता है। और क्या है दोनों डॉक्यूमेंट, इनके बारे में हम डिटेल से आगे के वीडियो में पढ़ेंगे सेपरेट चैप्टर में। तो कंपनी है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है बट विद इन द स्कोप ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। नेक्स्ट है कैपेसिटी टू sue and to be sued। देखिए जो कंपनी है उस पर कोई व्यक्ति केस कर सकता है, वाद प्रस्तुत कर सकता है, सूट फाइल कर सकता है, ठीक है ना। यदि कंपनी अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं करती है तो कंपनी पर केस किया जा सकता है। यदि कोई दूसरा व्यक्ति प्रॉमिस पूरा नहीं करता है तो कंपनी उस पर जो है केस फाइल कर सकती है। यानी कंपनी पर भी कोई व्यक्ति है केस कर सकता है और दूसरे व्यक्ति है उन पर कंपनी भी केस कर सकती है यदि कोई पार्टी अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं करती है। तो इस प्रकार से कंपनी के पास ये क्षमता या योग्यता भी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मैनेजमेंट टीम, यानी जो कंपनी है मैनेजमेंट यानी जो कंपनी है उसको मैनेज किस प्रकार से किया जाता है। तो देखिए कंपनी को मैनेज करने के लिए एक प्रकार से जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उसका गठन किया जाता है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है यानी एक बोर्ड बनाया जाता है। बोर्ड के अंदर जो डायरेक्टर्स हैं वो शामिल होते हैं और वो सभी मिलकर कंपनी को मैनेज करते हैं, ठीक है ना। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो उनको हेड करता है उसको हम चेयरमैन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है गवर्नेंस बाय मेजॉरिटी अब देखिए जो कंपनी का संचालन है या किस प्रकार से कंपनी काम करे, तो इस प्रकार ये गवर्नेंस है, प्रशासक, ठीक है, वो मेजॉरिटी के आधार पर, ठीक है, एक प्रकार से डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल के आधार पर किया जाता है। और कैसे काम करना है, किस प्रकार का डिसीजन लेना है और कैसे डिसीजन लेना है, इन सब के लिए कंपनी में 2 प्रोसीजर की पालना की जाती है। एक ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, ठीक है, साधारण प्रस्ताव पारित करके, और एक स्पेशल रिजोल्यूशन, विशेष प्रस्ताव पारित करके, जो कंपनी के अंदर कंपनी का एक प्रकार से कंपनी में डिसीजंस लिए जाते हैं और कंपनी के जो डेली जो डे टू डे वर्क है उनको एक प्रकार से एग्जीक्यूट किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन। स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस का मतलब क्या है कि जो कंपनी है उसे जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है या जो कंपनी रजिस्ट्रार है, सेबी है या स्टॉक एक्सचेंज है, यदि कंपनी लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में, तो इनके द्वारा जो भी नियम बनाए जाते हैं, जो भी आदेश दिए जाते हैं, उन सब की पालना करना जरूरी है। और जनरली क्या है, जैसे कंपनी के जो अकाउंट्स हैं उनको मेंटेन करना, उनकी ऑडिटिंग करवाना है, जो रिजोल्यूशन पास किया है उसका कॉपी कंपनी रजिस्ट्रार के पास सबमिट करना, एनुअल रिटर्न फाइल करना है, ठीक है ना। तो ये सभी जो ऑब्लिगेशंस है वो कंपनी को पूरी करनी पड़ती है, ठीक है। अदरवाइज कंपनी पर या जो कंपनी के जो मैनेजमेंट टीम है उन पर जो भी
जो भी अपॉइंटेड अथॉरिटी है उसके द्वारा लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स का। बिजनेस ऑफ गुड्स और सर्विसेज, बिजनेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो कंपनी है वो गुड्स में भी डील कर सकती है, गुड्स का बिजनेस कर सकती है और सर्विसेज का बिजनेस भी कर सकती है। जैसे कोई प्रोडक्ट है उसको सेल करने, बाइक है, कार है, ठीक है ना, स्टेशनरी है, उसको सेल करने का, बनाने का काम कर सकती है। या जैसे क्या एंटरटेनमेंट सर्विस है, ठीक है, हॉस्पिटलिटी सर्विसेज है। तो इस प्रकार की जो सेवाएं उपलब्ध करवाने का भी कार्य जो कंपनीज के द्वारा किया जा सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है 18 नंबर, ये आप नोट करते रहिए साथ साथ में। अब देखिए जो कंपनी है नॉट ए सिटीजन, यानी कंपनी कभी भी देश की नागरिक नहीं है, ध्यान रखना। जिस प्रकार हम सभी देश के नागरिक हैं और हमें जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसने फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, तो इस प्रकार के राइट्स हैं वो कंपनी के पास नहीं होते हैं, ठीक है ना। क्योंकि कंपनी एक प्रकार से किसी देश के अंदर बनाई जरूर जा सकती है, पंजीयन किया जा सकता है, ठीक है ना, लेकिन उसे हम किसी देश का नागरिक या सिटीजन के तौर पर मान्यता नहीं दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है नेशनलिटी, ठीक है ना। अब देखिए नेशनलिटी का मतलब क्या है कि जिस देश में कंपनी का इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन हुआ है उस देश को हम नेशनलिटी के नाम से जानेंगे। यदि कोई कंपनी का रजिस्ट्रेशन इंडिया में हुआ है तो उसे हम इंडियन कंपनी के नाम से जानेंगे। यदि किसी कंपनी का रजिस्ट्रेशन अमेरिका में हुआ है, यूएस में हुआ है, तो हम उसको यूएस कंपनी के नाम से जानेंगे। तो नेशनलिटी का मतलब क्या है, जिस देश में उस कंपनी का रजिस्ट्रेशन या पंजीयन हुआ है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखिए 2013 में जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक प्रकार से जो लीगली है वो एक लायबिलिटी के तौर पे, लीगल लायबिलिटी के तौर पर उसको रिकॉग्नाइज कर दिया गया और ये अब कंपलसरी हो गया प्रत्येक कंपनी के लिए, ठीक है ना, कि वो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरा करें। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या है कि जो 3 साल का एवरेज प्रॉफिट है उसका 2% है वो सोशल जो एक्टिविटीज है उन पर खर्च करना है, जो सोशल वेलफेयर के जो भी कार्य है उन पर खर्च करना है। तो ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको भी मैंडेटरी कर दिया गया 2013 में। उसके बाद हम नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करते हैं। बिजनेस और प्रॉपर्टी इन नेम अदर देन इट्स ओन। अब देखिए जो कंपनी है वो अपने नाम से या किसी अन्य नाम से भी अपना बिजनेस
ऑपरेट कर सकती है या अपनी प्रॉपर्टी है खरीद सकती है। मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा बताता हूं, जैसे कोई एक कंपनी है जिसका नाम कमल एंड कंपनी है, तो इस प्रकार की कंपनी कमल एंटरप्राइजेज के नाम से भी बिजनेस को ऑपरेट कर सकती है या जो प्रॉपर्टी है या एसेट्स है वो खरीद सकती है। नेक्स्ट है रेजिडेंस। अब देखिए, जिस प्रकार से हमारा रेजिडेंस होता है जहां पर हम रहते हैं, ये तो उसी प्रकार कंपनी का भी रेजिडेंस होता है। कंपनी का रेजिडेंस हम कंपनी के जो हेड ऑफिस, कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है, पंजीकृत कार्यालय है, उसको हम कंपनी के रेजिडेंस के तौर पर जानते हैं। और कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस के अंदर कंपनी के जो भी एक प्रकार से कॉरेस्पॉन्डेंस किया जाता है, पत्राचार किया जाता है, तो कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस के माध्यम से किया जाता है। और कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में कंपनी से रिलेटेड जो भी पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, पार्षद सीमानियम, पार्षद अंतर्नियम, उनको रखा जाता है। तो इस प्रकार से कंपनी का रेजिडेंस होता है जहां पर कंपनी के साथ जो है कॉरेस्पॉन्डेंस या पत्राचार या कम्युनिकेशन किया जाता है, तो वो उसे हम जो है रेजिडेंस को हम रजिस्टर्ड ऑफिस के नाम से जानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है इट इज ए डिवाइस फॉर attainment of socio-economic ends। जो कंपनी है एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति करते हैं। तो ये यानी जैसे हमें लोगों को नए नए प्रोडक्ट उपलब्ध करवाना है, नई सर्विसेज है प्रोवाइड करना है, तो उसके लिए हम कंपनी के रूप में, कंपनी प्रारूप के रूप में, कंपनी फॉर्म के रूप में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसका एस्टैब्लिशमेंट करते हैं और जो सोशल और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव की प्राप्ति करते हैं। तो ये सभी हमने कंपनी के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो पढ़ी। उससे पहले हमने जो कंपनी का मीनिंग और डेफिनेशन है समझी थी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।